नसीब का लिखा और राक्षस। चंद्रपुर गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और धान के खेतों की हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग मेहनती और सीधे साधे थे, लेकिन उन्हीं में से एक था माधव, जिसका जीवन गांव के बाकी लोगों से अलग था। जहां दूसरे किसान अपनी फसलों की लहलहाती पैदावार से खुश होते, वहीं माधव का हर प्रयास, हर मेहनत नाकाम हो जाती थी। उसका दुर्भाग्य उसके साथ ऐसा चिपका हुआ था जैसे शरीर के साथ उसकी परछाई। उसकी पत्नी गायत्री एक समझदार और सब्र करने वाली महिला थी, लेकिन रोज रोज की असफलताओं ने उसके सब्र का बांध ही तोड़ दिया था। उनकी छोटी बेटी राधा अब सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि भूख से जूझ रही थी। माधव गांव के सबसे बड़े किसान सरपंच रामलाल के खेत में काम कर रहा था। सरपंच ने उसे अपनी नई फसल की बुआई का काम सौंपा था। माधव ने पूरे दिल से काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो आखिरी कतार में पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। माधव, देखो, यह बादल कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता सरपंच जी, अभी तो मौसम साफ था। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये सिर्फ साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि एक तेज तूफान था जिसने कुछ ही मिनटों में बुआई किए हुए बीज धो डाले थे। यह क्या किया तुमने माधव? मैंने कहा था कि आज मौसम साफ है, लेकिन तुम्हारे आते ही तुम तो पूरे गांव के लिए मनहूसियत ले आए हो। माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर नहीं है? जब से तुमने काम शुरू किया है तभी से यहाँ सब हो रहा है। पहले बाबूलाल की गाय बीमार पड़ी, फिर मोहन के खेत में आग लग गई, और अब ये तूफान सब तुम्हारी वजह से है। सच कह रहा है सुरेश, मुझे तो डर लगता है कहीं गांव का कुआं सूख ना जाए। तुम्हारे चक्कर में गांव के लिए तुम एक बुरा शगुन हो। ऐसा मत बोलिए भाइयों, मैं आप ही में से एक हूँ। तुम जाओ माधव, यहाँ से जाओ। मेरी पूरी मेहनत और पैसे तुमने बर्बाद कर दिए। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अपमानित होकर माधव सिर झुकाए वहाँ से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। गांव के लोग जो कभी उसके दोस्त थे, अब उसे दुश्मन की तरह देख रहे थे। थका हुआ और निराश माधव शाम को अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी गायत्री बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पे निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। आ गए, लगता है काम नहीं मिला। मिला था, लेकिन क्या? फिर से कुछ खराब हो गया? बोलो, क्या हुआ इस बार? बारिश, तेज तूफान आ गया। सरपंच रामलाल की पूरी फसल खराब हो गई। और गांव वालों ने फिर तुम्हें भला बुरा कहा होगा, है ना? मैं सुन रही थी। सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से गांव में हमारा कोई सम्मान नहीं रहा। लोग हमारी बेटी राधा पर भी हंसते हैं। मैं क्या करूं गायत्री, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ करके देख लिया, कोई भी काम, कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे बस इतना पता है, तुम एक अच्छे पति और पिता नहीं बन पाए। तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हम भूखे मर रहे हैं। क्या तुम ऐसा बोल सकती हो? क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे और राधा के लिए क्या क्या नहीं करता हूँ? क्या करते हो? तुम सिर्फ बातें करते हो। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है, गांव के सारे लोग तुम्हें मनहूस कहते हैं। मैं अब और ये अपमान सहन नहीं कर सकती। तुम्हें अब कुछ तो करना होगा। माधव कमरे में चला गया और अपनी पुरानी झोपड़ी की छत को टपकते हुए देखा। उसने महसूस किया ये सिर्फ पानी की बूंदे नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर गिरते दर्द के आंसू थे। उसने निश्चय किया वो अब अपनी किस्मत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसे अपने परिवार के लिए लड़ना था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें चंद्रपुर गांव के घरों पर पड़ रही थी, लेकिन माधव के दिल में अंधेरा था। पिछली रात की कड़वी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी पुरानी धोती और एक लाठी ली। उसने घर की चौखट पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली, जैसे कोई आखिरी बार अपने घर को देख रहा हो। उसकी पत्नी गायत्री गहरी नींद में थी और उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप गांव से बाहर निकल गया, बिना ये जाने कि उसका नसीब उसे कहां ले जाएगा। उसकी आंखों में निराशा की जगह अब एक नया निश्चय था। माधव गांव की सीमा पर पहुंचा। उसके सामने एक रास्ता था जो घना और डरावना जंगल, जिसे अंधेरा वन कहा जाता था, उसकी ओर जाता था। गांव के लोग मानते थे इस वन में बुरी आत्माएं और खतरनाक जानवर रहते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन माधव के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसे डर ही नहीं लगा।
क्या शहर जाकर काम ढूंढूं? नहीं, फिर वही सब होगा, काम मिलेगा और फिर कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। मुझे अपने नसीब का सच जानना है, यह रास्ता मुझे सच तक ले जाएगा। तभी एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज माधव के बचपन की दोस्त कमल की थी, जो अपने खेत की तरफ ही जा रहा था। माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह किस तरफ जा रहे हो? कमल, मैं काम खोजने जा रहा हूँ। गांव में मेरे लिए अब कोई काम नहीं बचा। तुम यह क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? यह अंधेरा वन है, यहाँ कोई नहीं जाता। यह शापित जंगल है। मुझे कोई परवाह नहीं कमल, मुझे अपने नसीब का सच जानना है। क्यों मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है? क्यों मेरा नसीब इतना खराब है? यह सब बातें हैं माधव, सब ठीक हो जाएगा। तुम वापस चलो, हम मिलकर कोई काम ढूंढेंगे। नहीं कमल, मैं अब वापस नहीं जा सकता। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, वो भूखी है। मैं अब यह अपमान सहन नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। यह तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच है माधव। वापस चलो। मुझे जानना होगा। मुझे यह जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं वापस आया तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नया जीवन लेकर आऊंगा। अगर नहीं तो मुझे भूल जाना। कमल उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन माधव ने उसकी बात नहीं मानी और जंगल की ओर चला गया। माधव ने जंगल में बहुत दूर तक सफर किया। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंची थी। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी जो बेचैनी पैदा कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उसे एक चट्टान के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें इतनी गहरी थी जैसे वो दुनिया की सारी सच्चाई देख सकता हो। वो बूढ़ा एक पत्थर पर कुछ लिख रहा था। नमस्ते महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है? यह रास्ता वहाँ जाता है जहाँ तुम्हें तुम्हारा नसीब मिलेगा। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ माधव, मैं सब जानता हूँ। तुम यहाँ अपने नसीब का सच जानने आए हो। तो क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरा हर काम बिगड़ जाता है? यह सब तुम्हारे नसीब का खेल नहीं है, बल्कि एक रहस्य का हिस्सा है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे परिवार और एक शक्तिशाली राक्षस से जुड़ा हुआ है। राक्षस? यह आप क्या कह रहे हैं? बहुत साल पहले इस जंगल में काल दमन नाम का एक राक्षस रहता था। वह एक मायावी प्राणी था जो लोगों के नसीब को नियंत्रित कर सकता था। वह लोगों का नसीब छीनकर उन्हें दुर्भाग्य में डुबो देता था। तो क्या मेरे साथ ऐसा ही हुआ है? हाँ, लेकिन पूरी कहानी सुनो। एक महान ऋषि देवव्रत ने अपनी शक्तियों से काल दमन को एक जादुई पत्थर में बंद कर दिया। लेकिन मरने से पहले काल दमन ने देवव्रत के वंशज को श्राप दिया कि उनका जीवन हमेशा दुर्भाग्य से भरा रहेगा और तुम उसी देवव्रत के वंशज हो। मैं एक ऋषि का वंशज हूँ। हाँ, और यह अभिशाप सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। तुम्हारा हर काम तभी बिगड़ेगा जब तक तुम इस अभिशाप को तोड़ नहीं देते। और इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, है ना? तरीका है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। तुम्हें 3 जादुई चीजें खोजनी होंगी। पहला, चंद्र सरोवर झरना का जल जो केवल पूर्णिमा की रात को मिलता है। दूसरा, छाया वृक्ष का फल जो सिर्फ एक विशेष पेड़ पर उगता है। और तीसरा, अमरकंद का फूल जो केवल रहस्यमयी पहाड़ी की चोटी पर खिलता है। जब तुम इन तीनों चीजों को एक साथ लाओगे और एक विशेष पत्थर पर डालोगे तो काल दमन का अभिशाप टूट जाएगा। मैं यह करूंगा। मुझे बस यह बताइए कि ये कहाँ मिलेंगे?
यह नक्शा तुम्हें सब बताएगा, लेकिन याद रखना यह यात्रा बहुत खतरनाक है। रास्ते में तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। काल दमन तुम्हें रोकने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगाएगा। मैं तैयार हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हारा शुद्ध हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा नसीब तुमसे जुड़ा है। अब जाओ और अपनी किस्मत की लड़ाई लड़ो। माधव ने बूढ़े व्यक्ति से मिले नक्शे को अपनी धोती में छिपा लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। नक्शे के अनुसार उसे चंद्र सरोवर तक पहुंचने के लिए घने जंगल के बीच से जाना था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों के सामने बस अपनी बेटी राधा और पत्नी गायत्री का चेहरा था, जिनकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। घंटों चलने के बाद माधव एक पहाड़ी के पास पहुंचा। नक्शे में दिखाया गया था चंद्र सरोवर इसी पहाड़ी के पीछे है। नक्शे में तो यही जगह है, लेकिन यहाँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा? तभी उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो उस विशाल चट्टान पर बैठी थी। उसकी लंबी सफेद जटाई थी और आंखें गहरी थी। नमस्ते माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस पहाड़ी के पीछे जाने का रास्ता कहाँ है? तुम्हें वहाँ क्यों जाना है बच्चे? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम तो एक साधारण किसान लगते हो। मैं एक साधारण किसान नहीं हूँ माँ। मैं अपने नसीब को बदलने के लिए एक यात्रा पर हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए पवित्र जल लेना है। तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये कोई साधारण झरना नहीं, ये चंद्र सरोवर है। इसका पवित्र जल केवल वही ले सकता है जिसका दिल शुद्ध हो, जिसके इरादे सच्चे हो। तो क्या मैं वह जल ले सकता हूँ? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम सही जवाब दोगे तो झरने का रास्ता खुल जाएगा। मैं तैयार हूँ माँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पहला सवाल, तुम अपनी सबसे कीमती चीज किसे मानते हो? मेरी बेटी राधा की मुस्कान और मेरी पत्नी गायत्री का साथ। सही जवाब। दूसरा सवाल, तुम अपने नसीब को क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि मैं अपने परिवार को वह सब देना चाहता हूँ जो मुझसे छीन लिया गया। मैं उन्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहता हूँ। सही जवाब। आखिर सवाल, तुम्हारा नसीब क्या है? मेरा नसीब मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरी परीक्षा है। मेरा नसीब मेरा परिवार है, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए बच्चे। तुम्हारा दिल सच में बहुत सच्चा है। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। बूढ़ी महिला ने अपनी छड़ी से इशारा किया और पहाड़ी की एक चट्टान खिसक गई, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। माधव ने बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया और उस रास्ते पर चल पड़ा। माधव पहाड़ी के उस पार पहुंचा और वहाँ एक सुंदर झरना देखा। झरने का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। पानी की आवाज मधुर संगीत जैसी लग रही थी। माधव को यकीन नहीं हो रहा था यही वो जगह है जिसके बारे में उसने सुना था। यह जगह कितनी शांतिपूर्ण और पवित्र है। यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। वो झरने के पास गया। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, पानी में एक रोशनी पैदा हुई और एक आवाज गूंजने लगी। माधव, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम्हारा इरादा शुद्ध है। तुम यह पानी ले सकते हो। यह पानी तुम्हें तुम्हारा नसीब का पहला हिस्सा देगा, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा महाराज। माधव ने अपनी धोती का एक टुकड़ा लिया और उसमें झरने का पवित्र जल भर लिया। चंद्र सरोवर से पवित्र जल लेने के बाद माधव के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसने नक्शे के अनुसार अपनी अगली मंजिल की ओर चलना शुरू किया। छाया वृक्ष। यह वृक्ष एक ऐसी जगह पर था जहाँ सूरज की रोशनी जल्दी नहीं पहुँचती थी। माधव जानता था ये सफर और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की चमक थी। कुछ दिनों तक चलने के बाद माधव एक गहरी घाटी में पहुंचा। घाटी के दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थी, जिनकी वजह से सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ अजीबोगरीब आकृतियों वाले पेड़ थे। नक्शे में दिखाया गया था छाया वृक्ष यहीं कहीं है।
यह जगह कितनी डरावनी है। मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। कहीं न कहीं यही होगा वह छाया वृक्ष। तभी एक तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियों से एक भयानक आवाज आई। माधव ने देखा हवा में एक काला साया हिल रहा था जो धीरे धीरे एक मानवाकृति का रूप ले रहा था। ये काला दमन का साया था जो माधव की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा था। माधव, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ, तुम्हारी कोशिशें बेकार है। तुम कभी अपने नसीब को बदल नहीं सकते। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं खोज रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम मेरे श्राप को तोड़ सकते हो? तुम सिर्फ एक गरीब किसान हो। मैं तुम्हारे नसीब का मालिक हूँ। नहीं, मेरा नसीब मेरे परिवार से जुड़ा है। मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ने आया हूँ और मैं कामयाब होकर रहूंगा। काला दमन का साया और भी बड़ा हो गया और हवा में भयानक रूप लेने लगा। उसने माधव की लाठी को पकड़कर तोड़ दिया। माधव फिर गिरा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। डरो मत माधव, हिम्मत मत हारो। माधव ने देखा एक छोटी लड़की जिसकी उम्र राधा जितनी थी, एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसकी रोशनी से काल दमन का साया कमजोर होने लगा। तुम कौन हो? मेरा नाम ईशा है। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैं यहाँ सबकी रक्षा करती हूँ। तुम्हें उस साये से डर नहीं लगता? वो सिर्फ एक धोखा है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी करो माधव, तुम्हें छाया वृक्ष का फल चाहिए। वो थोड़ी आगे है। वो थोड़ी आगे ही अंधेरी गुफा के अंदर है। ईशा के दीपक की रोशनी ने रास्ता दिखा दिया। माधव ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उस गुफा की तरफ भागा। माधव गुफा के अंदर पहुंचा। गुफा में अंधेरा था। उसे लग रहा था जैसे काल दमन का साया उसका पीछा कर रहा हो। वो आगे बढ़ा, तभी उसे एक विशाल पेड़ नजर आया जिसकी टहनियों पर काले और हरे रंग के फल लटक रहे थे। ये छाया वृक्ष था। मुझे लगता है यही वह पेड़ है। उसने एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला था, एक आवाज आई। रुका, तुम यह फल नहीं ले जा सकते। तुम एक इंसान हो और तुम्हारा नसीब पहले से ही तय है। मेरा नसीब तय नहीं है। मैं उसे खुद लिखूंगा। मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ। तुम्हारा नसीब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पुरखों से जुड़ा है। तुम एक ऋषि के वंशज हो। तुम एक महान योद्धा हो। तुम यह फल नहीं ले जा सकते। मैं योद्धा नहीं हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। नहीं, तुम सिर्फ एक किसान नहीं हो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हारे पूर्वजों में थी। तुम काल दमन को हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा? तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे दिल से इस फल को पाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर का डर, लालच और संदेह सब खत्म होना चाहिए। सिर्फ तभी तुम इस फल को छू पाओगे। माधव ने अपनी आंखें बंद की और अपने डर, निराशा और संदेह के बारे में सोचा। उसने महसूस किया ये भावनाएं ही उसे अब तक रोक रही थी। उसने गहरी सांस ली और उन सबको अपने मन से निकाला। उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए प्यार और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैं डरता नहीं। मैं अपने परिवार के लिए यह कर रहा हूँ। मेरा दिल शुद्ध है और मेरा इरादा सच्चा है। जैसे ही माधव ने ये कहा, फल से एक हल्की सी रोशनी निकली। उसने फल को छुआ और इस बार कोई आवाज नहीं आई। वो फल उसके हाथ में आया। माधव को महसूस हुआ जैसे उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। यह हो गया। अब सिर्फ एक और चीज बाकी है। छाया वृक्ष का फल पाने के बाद माधव के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी थी। वो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जो अपनी नियति को खुद लिखने निकला था। नक्शे के अनुसार उसकी आखिरी मंजिल रहस्यमयी पहाड़ी थी जहाँ अमरकंद का फूल खिलता था। इस पहाड़ी तक का रास्ता और मुश्किल था। हवा में एक अजीब सा तनाव था और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। वो जानता था अब उसका सामना अपने असली दुश्मन से होने वाला था। कुछ देर तक चलने के बाद माधव रहस्यमयी पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा। पहाड़ी का शिखर बादलों में छिपा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, अचानक हवा में एक भयानक गर्जना उठी। माधव, तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? माधव ने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक विशाल काला साया नीचे आ रहा था।
उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। ये कोई और नहीं बल्कि काल दमन था, वो राक्षस जिसने माधव का नसीब चुराया था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वापस लौट जाओ। तुम मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे पास जो है वह मेरा है। तुमने मेरा नसीब छीना है कालदमन, तुमने मेरे परिवार को दुख दिया है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं वह सब वापस नहीं ले लेता। तुम एक तुच्छ इंसान हो, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात। मैं काल दमन हूँ, मैं नसीब का स्वामी हूँ। तुम्हारे पुरखों ने मुझे धोखा दिया था और अब तुम उसका भुगतान करोगे। मेरे पूर्वजों ने तुम्हारा अंत किया था और मैं भी वही करूंगा। हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने कमजोर हो। काल दमन ने अपने पंखों से एक तेज हवा का झोंका फेंका, जिससे माधव एक चट्टान से टकरा गया। उसकी धोती से पवित्र जल और छाया वृक्ष का फल गिरा। देखा, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा नसीब मेरे हाथ में है। अब मैं यह सब नष्ट कर दूंगा। जैसे ही काल दमन पवित्र जल को छूने के लिए आगे बढ़ा, माधव ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और चिल्लाया, नहीं, यह मेरा है, मेरे परिवार का है। तुम्हारा यह नाटक काम नहीं आएगा माधव। तुम मुझे नहीं हरा सकते। शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मेरा नसीब हरा सकता है। माधव को बूढ़े व्यक्ति की याद आई। तुम्हारा शुद्ध दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने अपनी बेटी राधा की मुस्कान और गायत्री के प्यार को याद किया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब रो रहे हो? तुम कमजोर हो। नहीं, ये आंसू कमजोरी के नहीं है, ये आंसू मेरे प्यार के हैं। यह प्यार ही मेरी ताकत है। माधव ने पवित्र जल और छाया वृक्ष के फल को उठाया। उसने उन्हें एक दूसरे से मिलाया। तभी एक तेज रोशनी निकली जिसने काल दमन को पीछे धकेला। यह क्या है? यह इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कहाँ से आई? यह मेरी ताकत है कालदमन। यह ताकत मेरे परिवार के प्यार से बनी है। माधव ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उस पवित्र जल और फल को अपने माथे पर रखा। एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में फैली। वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। तुमने मेरा नसीब चुराया था, लेकिन अब मैं उसे वापस ले रहा हूँ और इस बार मैं उसे खुद लिखूंगा। माधव ने काल दमन पर हमला किया। वो अपनी लाठी के टूटे हुए टुकड़े को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके हर चोट में उसके परिवार का प्यार और दृढ़ संकल्प था। काल दमन अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, लेकिन माधव का शुद्ध दिल उसकी सारी शक्तियों को बेअसर कर रहा था। यह नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। मैं नसीब का मालिक हूँ। नहीं, तुम सिर्फ एक राक्षस हो। मेरा नसीब मेरा है। माधव ने काल दमन को धक्का दिया और नीचे गिर गया। अब उसे अमरकंद का फूल तोड़ना था जो पहाड़ पर खिल रहा था, और अब वो माधव को दिख भी रहा था। माधव जानता था ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। काल दमन की मायावी शक्तियाँ अब काम नहीं कर रही थी, क्योंकि माधव का शुद्ध दिल उसके लिए एक कवच बन चुका था। काल दमन कमजोर हो रहा था, उसका अहंकार टूट रहा था। तभी माधव की नजर पहाड़ की चोटी पर खिले हुए अमरकंद के फूल पर पड़ी। वो फूल कितनी खूबसूरती से खिल रहा था। उसकी रोशनी से पूरा वातावरण जगमगा रहा था। एक आखिरी हिस्सा है, मुझे उसे पाना ही होगा। माधव जैसे ही फूल की ओर बढ़ा, काल दमन ने अपनी आखिरी शक्ति से एक जाल फेंका, जिससे माधव उसमें फंस गया। तुम गलत हो, यह मेरा है। माधव ने अपनी सारी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। तभी उसे अपनी बेटी राधा की मुस्कान और पत्नी गायत्री की आवाज याद आई। मेरी किस्मत हार नहीं मानेगी। मेरे परिवार का प्यार हार नहीं मानेगा। माधव के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा निकली, जिसने उस जाल को तोड़ा। वो पूरी ताकत से दौड़ा और अमरकंद के फूल को तोड़ा। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक तेज रोशनी निकली, जिसने काल दमन को चारों तरफ से घेर लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम यह नहीं कर सकते। यह हो चुका है कालदमन। तुमने मेरे नसीब को एक श्राप बना दिया था, लेकिन अब यह मेरी जीत बन गया है। माधव ने अमरकंद के फूल, चंद्र सरोवर के जल और छाया वृक्ष के फल को मिलाकर एक पवित्र मिश्रण बनाया और उसे काल दमन पर फेंका। एक भयंकर गर्जना हुई
और कालदमन का शरीर राख में बदला। उसकी राख हवा में उड़ गई जैसी कभी वो था ही नहीं। अब सब खत्म हो गया। वाह माधव, तूने इस राक्षस को हरा ही दिया जिसने तेरा पूरा जीवन खराब कर रखा था। कालदमन के गायब होते ही पहाड़ी की चोटी पर एक शांत माहौल छा गया। सूरज की किरणें अब पूरे वातावरण को रोशन कर रही थी। माधव ने राहत की सांस ली। वो थक गया, लेकिन उसके मन में एक असीम शांति थी। अचानक जिस जगह पर कालदमन की राख गिरी थी, वहाँ जमीन से एक तेज रोशनी निकली। यह क्या है? जमीन धीरे धीरे फटी और उसमें से एक विशाल सोने का घड़ा बाहर निकला। घड़ा इतना बड़ा था, उसे देखकर माधव की आंखें चौंधिया गई। यह तो सोने का घड़ा है। यह कहाँ से आया? तभी एक दिव्य आवाज गूंजी। माधव, यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सच्चे दिल का इनाम है। कालदमन ने तुम्हारा नसीब चुराया था, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति ने उसे हरा दिया। इस सोने के घड़े में वह सब कुछ है जो तुमने खो दिया था। यह अब तुम्हारा नसीब है, जिसे तुमने खुद अपने हाथों से लिखा है। मेरा नसीब? हाँ, अब तुम वापस अपने गांव जा सकते हो। तुम्हारे नसीब का अभिशाप टूट गया है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माधव सोने के घड़े को लेकर चंद्रपुर गांव की ओर लौटा। उसके चेहरे पे अब निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। जैसे वो गांव में पहुंचा, गांव के लोग उसे देखकर हैरान हुए। अरे, यह तो माधव है। यह यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन इसके पास यह सोने का घड़ा कहाँ से आया? माधव अपने घर की ओर बढ़ा। गायत्री बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो माधव को देखकर रोने लगी और दौड़कर उसे गले लगा लिया। आप कहाँ थे? मैं कितनी डर गई थी। मैंने सोचा आप कभी वापस ही नहीं आएंगे। मैं कहीं नहीं गया था गायत्री। मैं अपने नसीब का सच जानने गया था, और देखो मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे और राधा के लिए एक नया जीवन लेकर। माधव ने सोने का घड़ा नीचे रखा। गायत्री और राधा उसे देखकर दंग रह गई। पापा, ये क्या है? यह हमारा नया नसीब है मेरी बच्ची। माधव ने गांव के लोगों को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक राक्षस को हराया और अपने नसीब को वापस पाया। गांव के लोग जो उसे मनहूस कहते थे, अब उसका सम्मान कर रहे थे। माधव ने सोने के घड़े का उपयोग अपने गांव और अपने लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने अपने लिए एक नया और सुंदर घर बनाया और उसकी बेटी राधा को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाई।